Alright, hi guys. So let's continue the next episode of 5 PYQs in 5 minutes, through which we are actually revising ultra important topics for examination like NEET PG, FMG, and INICT. Currently, we are on NEET PG 2024, and the first question for the day is going to be which of the following chelating agent is contraindicated in iron poisoning. So previously, what they asked, how will you treat iron poisoning? So iron poisoning may, if there is any iron poisoning, initially the injectable agent is given, right? That is going to be deferoxamine. Now, this question has already been asked in around 2023. Then in 2022, they asked which of the following is the oral iron chelator in a patient with thalassemia, recurrent blood transfusion. Remember, पुराना क्वेश्चन हमने किया हुआ ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड्स लाइक अराउंड 10 के आसपास में देखिएगा. वी हैव डन दिस वन. ओरल आयरन चिलेटर, दैट इज गोइंग टू बी एजेंट लाइक योर डेफेरिप्रोन, and other one is called your deferasirox. So these are the two. Quickly हमने इसको cover कर लिया. Now this time they ask what is contraindicated. So what is contraindicated is BAL, because BAL, if it is given with iron, they form toxic complexes, and this toxic complex will be highly toxic to the kidney. They can further damage, right, cause more renal damage, right? So renal damage की वजह से इसको हम नहीं देते. As a matter of fact, अगर मैं BAL का contraindication देखूं, BAL ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, इसका contraindication मैं बोलूंगा कि कैफे से बाल को हटा दो, राइट? कैफे को बाल के साथ अलग रखो. बाल कैफे एक साथ नहीं होगा. कैफे स्टैंड फॉर योर कैडमियम, राइट? कैडमियम, Fe आयरन, Se से सेलेनियम. तो मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करूंगा. कैफे के साथ क्या नहीं होना चाहिए? बाल नहीं होना चाहिए. बाल, राइट? कैफे से बाल शुड बी रिमूव्ड. कैफे से बाल शुड बी रिमूव्ड. सो अपकमिंग एग्जाम क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. In which of the following condition ball can be used? So ball is going to be utilized in condition like mercury, right? Arsenic, copper, gold, and also for the lead, right? So we can always say that MRCOG एग्जाम का नाम सुना होगा. MRCOG इट लीड्स. MRCOG लीड्स, राइट, फॉर ब्रिटिश, राइट? सो ब्रिटिश एम्पायर आपको याद होगा. बाल ब्रिटिश, बिकॉज इसका फुल फॉर्म ही होता है ब्रिटिश एंटी लिविसाइड. तो आपको याद रखना ब्रिटिश और ब्रिटिशर ये एग्जाम लेते हैं. कौन सा एग्जाम? MRCOG, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. नाम सुना होगा आपने, MRCOG. तो कैसे याद करोगे? मैंने बोला बाल, तो बाल को यूज कहां करना है? MRCOG. तो MRCOG लीड्स विल बी लेड पॉइजनिंग. उसमें भी हम यूज कर सकते हैं. कहां पे नहीं यूज करेंगे? कैफे से हटा दो. MRCOG वहां पे यूज करो, है ना? तो ऐसे ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करके चलना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू बी विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर एन ओवर एक्टिव ब्लैडर इन अ पेशेंट विद डिमेंशिया. नाउ डिमेंशिया मतलब यहां पे बात कर रहा है अल्जाइमर डिजीज की. नाउ व्हाट हैपन इन अल्जाइमर डिजीज गाइस, देयर इज एक्चुअली न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर. अल्जाइमर डिजीज इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द एसिटाइलकोलिन, जहां पे एसिटाइलकोलिन की कमी है. नाउ इन दैट के सिनेरियो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन सा है? ट्रोस्पियम इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. Tiotropium is an anticholinergic drug. It's also an M3 antagonist. This is also an M3 antagonist. Pyrenzapine, telenzapiine, they are one M1 antagonist. M1 antagonist को तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज कर सकते हैं, ऑल्दो हमारे यहाँ मार्केट नहीं होता है. Tropicamide is also one of the M3 antagonist, but they are mainly utilized as eye drop. They will be causing mydriasis, passive kind of mydriasis करते हैं ये. Right now, आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज? ये तो आई में यूज करते हैं, लेकिन हमें यूज करना है ओवर एक्टिव ब्लैडर. सो द वन दैट शुड बी कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लैडर. तो M3 एंटागोनिस्ट दैट एक्ट ऑन द ब्लैडर, ऊपर के दोनों कर सकते हैं, लेकिन मोर कॉमन इज गोइंग टू बी ट्रोस्पियम. अनदर थिंग दैट यू शुड नो दैट दिस इज एक्चुअली अ क्वाटर्नरी अमाइन. And what is the meaning of quaternary amine? The meaning of quaternary amine is it will not cross blood-brain barrier. Trospium, it do not cross blood-brain barrier. And remember, when they do not cross blood-brain barrier, they will not be showing central action. तो डिमेंशिया वाले पेशेंट में जिसमें एसिटाइल कोलिन की ऑलरेडी कमी है, हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऐसा देना है जो बाहर काम करे. सो इफ यू आर गोइंग टू सी दिस इज द ब्लैडर, एंड आफ्टर गिविंग M3 एंटागनिस्ट देने के बाद से ब्लैडर में रिलैक्सेशन होगा, एंड द यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर is further going to increase, and that is how we are going to use M3 antagonist. So M3 antagonist बहुत सारे ड्रग्स हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट आर द ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए और कौन सा ड्रग है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ड्रग्स लाइक योर सोलिफेनासिन, राइट? सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, राइट? सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, राइट? फ्लेवोक्सेट, फीसोटेरोडीन, ये सब आपने देखा होगा. लेकिन हमने जो वर्ड यूज किया दैट इज गोइंग टू बी ट्रोस्पियम.
ट्रोस्पियम के इसलिए यूज कर रहे हैं, ट्रोस्पियम को क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वन ऑफ द क्वाटरनरी अमाइन, एंड मीनिंग ऑफ क्वाटरनरी अमाइन इज दैट दे विल नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. हमें पेरिफेरल एक्शन चाहिए, राइट. देन वी आर आल्सो हैविंग वन मोर, डेरिफेनासिन. डेरिफेनासिन इज हाईली वेसिकोसेलेक्टिव. इट्स हाईली वेसिकोसेलेक्टिव मतलब मोर सेलेक्टिव टू द ब्लैडर. इन एडिशन टू दैट, अब अपकमिंग एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, जो कि पोटेंशियल एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखिएगा, हो भी सकता है. दैट फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कैन बी यूज. ओवरएक्टिव ब्लैडर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कैन बी यूज. सो बीटा 3 agonist that we are having, that is going to be mirabegron, mirabegron, and other one is called your vibegron, mirabegron, vibegron. These are going to be the beta 3 antagonist, sorry, beta 3 agonist. So they will also do the same thing, they will also cause relaxation of the bladder. ये भी bladder को ही relax करेंगे. They are also going to cause relaxation of the bladder, because over the detrusor of muscle of the bladder we are having M3 receptor and we are also having beta 3, right. So they will also cause relaxation. तो ये बोलते हैं मेरा भी नाम लिख लो, वीरा मीरा बैकग्राउंड, वी बैकग्राउंड. मेरा भी नाम लिख लो किसमें, ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिस्ट में मेरा भी नाम लिख लो. मेरा भी, that is going to be, only difference is they are the beta 3 agonist, that is going to be the potential next exam MCQ for all of you guys. The loading dose of lidocaine, because this is just recently asked, NEET PG 2024, ठीक है. Loading dose of lidocaine is used for the treatment of arrhythmia. Depends on which of the following. Now, loading dose किस पे होता है depend. Loading dose is equal to volume of distribution into desired plasma concentration. Higher the volume of distribution, higher will be the loading dose required. So always remember volume of distribution. Very simple question. This was a very simple question, that volume of distribution usually, है ना, volume of distribution के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट शुड बी द लोडिंग डोज. एंड आइडियली वी नो ऑल्सो दैट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया लोडिंग डोज ऑफ लाइडोकेन इज गिवन. इट इज वन ऑफ द class 1B anti-arrhythmic drug. It is one of the class 1B anti-arrhythmic drug. ठीक है. I hope. This question that we are having is, a person was an anti-hypertensive drug, had symptoms like constipation, okay, dryness of mouth, dizziness. Okay, now look at this. He missed to take a drug while he was on a trip. We always discuss about this. Missing the drug and then you develop the symptom. That means we are talking about the withdrawal symptom. Missing the drug and after the symptom is coming, we are talking about the withdrawal symptom. He has high blood pressure. Which of the following antihypertensive drug can cause this one? See, amlodipine is one of the calcium channel blocker. Will it cause dryness of mouth, constipation? See, amlodipine का side effect है constipation. Amlodipine का side effect could be constipation. Amlodipine का side effect could be constipation, but they will not cause high blood pressure or withdrawal symptom में constipation नहीं होगा. इनका side effect constipation हो. यहाँ withdrawal symptom की बात कर रहा है, right? Lisinopril, it's one of the ACE inhibitor. They will have many side effect, right? इनके साइड इफेक्ट दैट इज गोइंग टू बी एंजियोएडिमा. मैं बोलता हूँ ना एस इनहिबिटर है, तो आपको याद रखना है एंजियोएडिमा, सी से कफ, एंड ई से याद करना है एलिवेटेड. तो यदि तीन तो याद ही रखना है आपको हमेशा. ए सी के तीन ही तो हमेशा याद रखना है. एलिवेटेड, पोटेशियम, तीन तो हमेशा याद रखना है. बहुत सारे होते हैं बट दीज आर द इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज नो. टेलमिसार्टान, दे आर द एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. इनके साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम एस इनहिबिटर के जैसे होते हैं. द ओनली थिंग इज दैट एंजियोएडिमा कफ आपको नहीं मिलेगा, हाइपरकैलेमिया एंड बाकी सारे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे. Among the given choices, clonidine is the one that is very commonly associated with clonidine withdrawal syndrome. Now, what is the mechanism for the clonidine withdrawal syndrome? There are two important mechanisms. Clonidine withdrawal syndrome. So suddenly अगर आप clonidine को stop करते हो, so there are two mechanism. Mechanism number one, why there is clonidine withdrawal syndrome. So why there is increase in the blood pressure? Reason number one, there is increase in the number of receptor, जिसको बोलते हैं upregulated receptor. All right, upregulation of the receptor, upregulation of receptors, more number of receptor. पहले मान लीजिए let's say 10 receptors are working. Now the number of receptors has increased because you are continuously inhibiting, continuously blocking alpha 2 mediated release of the noradrenaline. Because alpha 2 agonist देने से noradrenaline release will increase. Always remember that clonidine किस तरह का drug है? Clonidine is one of the alpha 2 agonist. It's one of the, for example, if this is one of the presynaptic neuron, alpha 2 यहाँ पे है. Whenever you are going to inhibit this one, they will self inhibit their own release. ये अपने ही release को क्या करेंगे? Inhibit कर लेंगे. They will not allow the noradrenaline का release. ये noradrenaline का अगर nerve-ending है, so they will not allow nerve release. Because of that, there will be increase in the number of receptor, because body tries to compensate for it and they will increase the number of receptor. Second reason is that there is increase in the sensitivity of those receptors. So मान लीजिए किसी को आप continuously खाना नहीं दे रहे हो, because post synaptic जो receptors हैं, they require noradrenaline. Post synaptic receptor require noradrenaline, and continuously
जैसे जैसे आप अल्फा 2 का एगोनिस्ट दे रहे हो, नॉरएड्रेनालिन इज नॉट कमिंग डाउन, सो रिसेप्टर्स आर मोर हंग्री, दे आर मोर इन नंबर. अब कंटिन्यूसली किसी को खाना नहीं दोगे, राइट, these receptors post synaptic, they require noradrenaline. If you're not going to give the food, what will happen, their sensitivity, their hunger will increase, and at the same time remember they will also increase their number, thinking कि no, हमें तो sympathetic drive देना है. Even after increasing the number or the sensitivity, right, if they are not getting, definitely the sympathetic tone will be reduced or the blood pressure will be under control. But suddenly if you stop this, अगर आपने एक दिन किसी दिन stop कर दिया, तो imagine करिए, बहुत भूखे रिसेप्टर, मोर इन नंबर ऑफ रिसेप्टर, noradrenaline will come, and when the noradrenaline comes, all the receptors will utilize this and blood pressure will suddenly shoot up. तो उसको बोलते हैं clonidine withdrawal syndrome. So increase in the sensitivity, reason number 1, increase in the number of receptor, reason number 2, right? These are the important side effect. इसको मैं बोलता हूँ साइड इफेक्ट हो गया तो डॉक्टर क्लोनिडीन को बुलाइए. दैट इज गोइंग टू बी ड्राई माउथ, रिबाउंड हाइपरटेंशन. रिबाउंड हाइपरटेंशन इज अ वेरी वेरी कॉमन साइड इफेक्ट, और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया. अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर दैट इज मोर इन नंबर and also more sensitive. Constipation, see, low mood, depression, nasal stiffness, impotency, that is one of the sexual side effect. किसी भी sympatholytic drug का sexual side effect होता है impotency, ध्यान रखिएगा. Dermatitis, sodium, increasing sodium and water retention. Sodium and water retention, they cause reabsorption of sodium and water from intestine, and they can also lead to MSC. So Dr. D and R, doctor हो गया, CLONIDINE. Dr. Clonidine is a very simple mnemonic to remember all the important side effects of clonidine. More common is going to be rebound hypertension. I hope all of you guys have got this one. A patient being treated for hypertriglyceridemia. Okay, hypertriglyceridemia treat करते करते आपको डेवलप हुआ फ्लशिंग आउट hyperglycemia. Now अगली बार पूछेगा which is the best drug for hypertriglyceridemia, तो your answer should be fenofibrate. Fenofibrate क्या है? It is one of the PPAR alpha agonist. तो मैं क्या बोलता हूँ? PPAR alpha. Fa is fibrate. They are considered the best drug for hypertriglyceridemia. इसमें कोई डाउट नहीं है. But the side effect they are saying is flushing out hyperglycemia. This is actually associated with the niacin or nicotinamide. This is the best drug for increasing also. This is best also for increasing your HDL या good cholesterol. We can use them for other dyslipidemia also. Best for increasing HDL, but इनके कुछ important side effect होते हैं और इसी की वजह से इनको ज़्यादा commonly use भी नहीं करते हैं. जैसे going to be flushing, right? Flushing is one of them. Then itching, right? Generalized itching of the body, generalized body itching, right? Increase in the glucose level, maculopathy, increasing also the uric acid level, right? Then deranged LFT, right? Liver toxicity, maculopathy. These are important side effects that is going to be associated with them. Some of them are compliance limiting side effect. Usually the flushing, generalized itching are going to be compliance limiting. मतलब ये दवा लेने के बाद पेशेंट को ये प्रॉब्लम होता है. When he stops the drug, this side effect is gone, right? Ezetimibe, remember guys, it's a very easy peasy drug. Why do I say easy peasy drug? They simply inhibit the cholesterol absorption from intestine. They simply inhibit the cholesterol absorption from intestine. Now अगला क्वेश्चन यूजुअली मैं क्या बोलता हूँ, इन्हीं सब टॉपिक के आसपास रहता है. तो दे कैन गिव यू द सेम क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग your NPC1L1, Niemann Pick like 1 transporter that is present on the intestine. इंटेस्टाइन से जो भी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब हो रहा था वो इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा था, और ये ट्रांसपोर्टर का नाम है NPC1L1. NPC1L1 को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, दैट बाय द नेम ऑफ द ड्रग, दैट इज गोइंग टू बी योर इजिटिमाइब. इसलिए बोलते हैं इसका बड़ा इजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इजी पीजी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग. एटोरवास्टाटिन, आई थिंक आप सभी को बताया, दिस इज वन ऑफ द HMG CoA reductase inhibitor. HMG CoA reductase inhibitor, remember atorvastatin, and they are associated with side effect like myopathy. They are causing side effect like myopathy. They can also lead to hepatotoxicity, and they have also been associated with increasing the glucose level, right? प्री डायबिटिक को डायबिटीज में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल है स्टैटिन्स के बाद. फाइब्रेट्स कैन ऑल्सो लीड टू मायोपैथी. यस, सो अगर फाइब्रेट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं यहाँ कर दूं, सो दे कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट लाइक मायोपैथी. इसीलिए कई बार फाइब्रेट्स को हम अवॉइड करते हैं HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर स्टैटिन्स के साथ. एंड दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन. गॉलस्टोन रिस्क इज गोइंग टू इंक्रीज. किसकी बात कर रहा हूँ? फाइब्रेट्स की बात कर रहा हूँ. फाइब्रेट्स इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस साइड इफेक्ट. सो आई होप इन सारे ड्रग्स का पिकिंग पॉइंट मैंने आपको दे दिया. अगले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पिक कर सकते हैं आराम से. फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सी.
So I think this was very rapidly 5 P by Q in 5 minutes. Rather, I would say 7 to 8 minutes, but that doesn't matter. I believe कि आपका इन 5 मिनट में क्या हमने डिस्कस किया, सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं किया, वी हैव कवर्ड हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन उनको भी कवर किया, विच कुड बी अ पोटेंशियल एमसीक्यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, एंड प्लीज you can download your PDF from here, and do not forget to share with your friends and drop a comment if anything else you want me to upload in the recent days. Thank you very much to all of you guys. I'll see you very soon.